नमस्कार दोस्तों, इंडिया की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं भाषा और आज स्टूडियो पे हमारे साथ मौजूद हैं मुकुल सरल और मुकुंद झा। जिन तीन अहम सवालों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें पहला ऐसा है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है कि बिहार में क्या होगा। बिहार में चुनाव बा और इन चुनाव में तेजस्वी बनाम क्या होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में तेजस्वी यादव पर मुहर लगाई है। साथ ही साथ डिप्टी सीएम के तौर पर भी मुकेश सहनी का नाम अप्रूव हुआ है। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। लेकिन दूसरी तरफ सामने कौन है, नीतीश, मोदी या फिर नफरत? यह है हमारा पहला मुद्दा। और दूसरा सवाल ऐसा है जिसने देश की बहुसंख्य आबादी को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। दलितों पर जो अत्याचार है वह नई पराकाष्ठा लगातार ले रहा है। पेशाब चटवाने से लेकर पेशाब पिलाने और विक्टिम पर ही एफआईआर कराने का नया मनुवादी खेल चल रहा है देश में खुलेआम। तीसरा सवाल है असम से कि क्या असम अब बीजेपी का जो पूरा का पूरा एजेंडा है नफरत का, समाज में विभाजन करने का, उसका एक मॉडल स्टेट बन गया है? और क्या जिस तरह से जो एआई वीडियो बीजेपी असम अपने ऑफिशियल हैंडल से जारी कर रही है उसने संदेश नीचे तक दिया है? इन तीन सवालों पर हम करेंगे चर्चा। सबसे पहले बिहार, बिहार और बिहार। बिहार में यह चुनाव आयोग के हिसाब से मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस है। इसमें इंडिया गठबंधन ने बाजी मारते हुए अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार का नाम घोषित किया। तमाम आकलन जो चल रहे थे उन सबको साइडलाइन करते हुए बताया कि तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे मुख्यमंत्री का। इससे क्या होगा और एनडीए पर क्या असर पड़ेगा? क्या एनडीए अपने तरफ से नीतीश पर दांव खेलेगा, मोदी जी के नाम पर चुनाव खेलेगा, या फिर एक नया कॉकटेल होगा नीतीश, मोदी और नफरत? इस पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुंद। भाषा, जैसा कि आपने कहा बिहार चुनाव सबका ध्यान आकर्षित करता है। बिहार चुनाव में शुरुआती जो रुझान थे दोनों गठबंधन में सीटों का तालमेल को लेकर, जो नुकसान होता दिख रहा दोनों पक्षों को, एनडीए ने बहुत पहले अपना डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से लग रहा है जिस तरीके से चीजें डिक्लेयर की गई हैं, लग रहा है महागठबंधन ने अपना डैमेज कंट्रोल करता हुआ दिख रहा है इस समय। मुकुल, क्या है इस पे आपका पंच? मेरा मानना यह है भाषा कि महागठबंधन ने अपने चेहरों का ऐलान कर अब अपनी बॉल जो है वो एनडीए के पाले में फेंक दी है। अब एनडीए को भी कुछ चीज़ें साफ करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बताना कि उनका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा और इसे एक सस्पेंस में रखना मुझे लगता है कि एनडीए के लिए नुकसानदायक होगा। हालांकि चुनाव बहुत जटिल है, कोई भी भविष्यवाणी करनी मुश्किल है, लेकिन फिलहाल लग रहा है कि महागठबंधन ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा साफ मानना है कि इन चुनावों में एनडीए इस सस्पेंस को बरकरार रखेगा जिसका पूरा इंडिकेशन अमित शाह ने दिया है। और एजेंडा बिल्कुल साफ है कि तेजस्वी बनाम नीतीश प्लस मोदी प्लस नफरत, इन तीनों का जो कॉकटेल तैयार किया गया है वही इस समय एनडीए की सबसे बड़ी ताकत या कमजोरी, जिस भी रूप में हम देखें, हमें जमीन पर दिखाई दे रही है। मुकुंद, बिहार चुनाव बहुत खास है। बीजेपी ने साम दाम दंड भेद लगा दिया ना कि हर चुनाव में वो इंच इंच के लिए लड़ाई करते हैं सत्ता होने के बावजूद। लेकिन बिहार खास है क्योंकि 2014 से लेकर अभी तक बिहार ही ऐसा राज्य है इकलौता जहां बीजेपी फुल मेजॉरिटी में अपनी सरकार नहीं चला पाई। हर बार नीतीश जी की जरूरत थी उनको। यहां पर कभी बीजेपी की सरकार भी नहीं रही है। तो इस बार तेजस्वी का चेहरा अनाउंस करके और साथ साथ में मुकेश सहनी का चेहरा अनाउंस करके आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन ने कोई अकल का काम किया है? कुछ इसका असर पड़ेगा? कैसे आप देखते हैं इसको? बस ये तो बहुत मुझे लगता है तेजस्वी का चेहरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस है तो भी बिहार की जनता तो समझती है विपक्ष का नेता वही है। कांग्रेस ने सस्पेंस क्रिएट किया था, उनके जो प्रभारी थे उनको बार्गेनिंग के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते, जो हम सीएम फेज चुनाव के बाद होगा, प्रेशर डालने की कोशिश करते सीट अलायंस बढ़ाने के लिए अपना। और मुकेश सहनी को जिस तरीके की उनकी सीटें जो दावा था 60 से सीट कट करते हुए, तो एक चीज़ बची थी, इस पर उनको लाना जरूरी था। और मुकेश सहनी की अपनी महत्वाकांक्षा भी है, शुरू से रहे हैं और वोकल भी रहे, तो ठीक है उन्होंने एक तरीके का अरेंजमेंट किया गया है जो वो नाराज ना हो और रहे। क्योंकि देखा जाए तो डिप्टी सीएम बहुत बड़ा कोई संवैधानिक पद होता नहीं है।
आम कैबिनेट मंत्री की तरह होता है, पब्लिक में एक परसेप्शन के लिए, उनके वोटर को खुश करने के लिए और एक तरह का सामाजिक ताना बाना बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल होता है। कास्ट इक्वेशन भी है, कास्ट इक्वेशन भी होता है, जो सिर्फ यादव ना दिखे और बाकी लोग भी जुड़ते हुए दिखे। जो अभी भी तो 2 डिप्टी सीएम है, तो उम्मीद तो ये कर रहे हैं। तेजस्वी ने आज स्टेटमेंट दिया है, जो उनसे पूछा गया क्या सिर्फ पिछड़ी जाति से ही डिप्टी सीएम एक होंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, डिप्टी सीएम तो और भी हो सकते हैं। नाम नहीं बोला, लेकिन इशारा था जो माइनॉरिटी भी, अगर सरकार बनती है महागठबंधन की, तो माइनॉरिटी से भी डिप्टी सीएम कोई होगा। जी मुकुल, जो तस्वीर दिखाई दे रही है अब, क्योंकि इन्होंने मुकेश सहनी का भी चर्चा किया, मुकेश सहनी को मनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें बहुत इंटरेस्टिंग खेल बिहार में दिखाई दिया कि भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने एक अहम भूमिका अदा की। उन्होंने फ़ोन किया राहुल गांधी को, और फिर क्या वार्ता हुई ये तो पता नहीं, लेकिन ये उन्होंने एक्सेप्ट किया ऑन रिकॉर्ड कि हाँ उन्होंने बातचीत की, और उसके बाद राहुल गांधी ने मुकेश सहनी से भी बात की। ये जो फिनोमिना है बिहार की पॉलिटिक्स में, और ख़ास तौर से लेफ्ट की यह जो पावर है, इसे आप कैसे देखते हैं? हाँ, तो ये देखिए, लेफ्ट की पावर वहाँ हमेशा रही, एक माले के तौर पर पिछले दिनों पहले, उससे पहले भी कम्युनिस्टों का गढ़ रहा है बहुत तमाम बिहार में, CPI CPM खास तौर से। इस बार दीपांकर एक मुख्य भूमिका में नजर आए, और दीपांकर की बात का महत्व इसलिए ज़्यादा है, और मुझे लगता है मुकेश सहनी ने भी बात वो मानी, क्योंकि वो दिख रहे थे ना तो ये सत्ता के भूखे हैं, ना सत्ता में भागीदारी के लिए बेचैन हैं, और ना ही सीटों के लिए कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, ना फ्रेंडली फाइट कहीं कर रहे हैं। जो 20 सीटें मिली हैं वही है, तो उनकी बात में वजन था। कांग्रेस वाले मनाते तो शायद वो नहीं मानते, क्योंकि वो खुद अपने बार्गेन कर रहे थे। एक तो बात ये, तो मुझे लगता है कि एक ये बड़ा मैसेज गया है, और एक जो लेफ्ट एक प्रमुख भूमिका में आया, भले महागठबंधन में उसे 20 ही सीटें हैं, माले को CPI CPM को कुछ सीटें हैं, लेकिन एक परिदृश्य में वो एक आया कि मुख्य भूमिका है। दूसरा है मुकेश सहनी का मामला, जो आप कास्ट इक्वेशन और वो सब कह रहे हैं, मुझे लगता है कि डिप्टी सीएम घोषित करके उन्हें एक और समझदारी का काम किया गया है। दरअसल पिछली बार क्या हुआ था, उनकी जो विधायक जीते वो तोड़ के ले गई बीजेपी ने हड़प लिया। इस बार ये चुंबक का काम करेगा कि हमारा नेता डिप्टी सीएम बन सकता है। तो जो वोटर ये सोच रहे थे कि अरे यार, हमने अगर मुकेश सहनी को वोट दे भी दिया तो इसके आदमी तो टूट के चले जाएंगे, पर अब ये एक रहेगा उनके उसमें कि अगर हमने वोट दिया और ये लोग जीत गए तो डिप्टी सीएम बन सकता है व्यक्ति। तो इससे उन्हें फायदा मिलेगा। और एक ये यादव जो एक पूरा एनडीए ने भी परसेप्शन बना रखा, जबकि सब जगह और भी जगह अगर आप देखोगे तो आप ब्राह्मण राजपूत भूमियार उन सब की कोई गणित नहीं लगाता कितने क्या है, बस गणित लगाया जाता है कि यादव कितने हैं या मुसलमान कितने हैं जी। तो ये सारी चीजें हैं मुकुंद, लेकिन साथ ही साथ यह भी दिखाई दे रहा है कि नफरत का कॉकटेल भी जबरदस्त पेश किया जा रहा है, और ये महज इत्तेफाक नहीं है कि योगी आदित्यनाथ आते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और वहाँ विकास बनाम बुर्का कहते हैं, और उसके बाद गिरिराज जो केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं, वह बुर्का राग गाते हैं, और बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल ढंग से एक कम्युनल कार्ड खेलते हैं। दूसरे मंत्री जो बिहार के हैं वह सीधे सीधे मुसलमानों से कहते हैं कि तुम मोदी को वोट नहीं दे सकते, तो मोदी के राशन क्यों खाते हो, या मोदी का सांसद है, हाँ सांसद जो हैं, और साथ ही साथ अशोक यादव, और वो ये भी कहते हैं कि आप उस पे पुल पे मत चलिए, राशन मत खाइए, बाकी सारी काम कीजिए। तो एक कम्युनल कार्ड बहुत सोचे समझे ढंग से बिहार में चलने की या चलाया जा रहा है। देखिए, बीजेपी का तो पोलराइजेशन का है, और मतलब वो तो पहले से रहा, जो मुसलमान एक मुश्त वोट करता हुआ ऐसे प्रोजेक्ट किया जो मुसलमान सिर्फ विपक्ष को वोट डाल रहा है, तो इसलिए हिंदू आप एक हो जाओ, हमारे पक्ष में वोट करो। इस तरह से जानबूझ के ये डाला जाता है लोगों के दिमाग में, जो यादव और मुसलमान इनका वोटर है, MY समीकरण, और इसको बार बार तोड़ने की कोशिश होती है इनकी विपक्ष की तरफ से, लेकिन कई बार नहीं हो पा रहा। और इसीलिए अभी तक, लेकिन ज़मीन पर देखा जाए तो मुझे लगता है इन भाषणों का इतना ज़्यादा असर अभी होता हुआ दिख रहा है। अशोक यादव क्यों कह रहे हैं, वो जिस सीट पर प्रचार करने गए थे वहाँ का हालत ये है, मेरे ख्याल से मैथिली ठाकुर की सीट पे गए थे अलीनगर में, तो अलीनगर की जो बहुतायत है वहाँ पर मुस्लिमों की संख्या ठीक ठाक है, तो इनका ये था जो अलीनगर से अगर मुसलमान कैंडिडेट आएगा महागठबंधन से तो आसानी से पोलराइज करने का मौका मिलेगा। लेकिन आरजेडी ने वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर जो 2 सबसे ज़्यादा प्रमुख जातियाँ हैं वो ब्राह्मण और मुस्लिम है, तो उन्होंने ब्राह्मणों को टिकट दिया, विनोद मिश्र को टिकट दिया, और इन पे बाहरी का इल्जाम भी लग रहा है। तो किसी तरीके से चुनाव कम्युनल हो, इसकी कोशिश हो रही है। इसमें एक बार योगी आदित्यनाथ से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, कहीं जाएंगे उनको बुलाया ही इसीलिए जाता है हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करने के लिए, गिरिराज सिंह क्या करेंगे। अशोक यादव अपने पिताजी की जो वंशवाद की राजनीति है, इसी उनके पिता जो थे भोला यादव,
भोला यादव उन्हीं के नाम पर वो जीत के आए हैं और वही नफरती भाषण करते आए हैं। तो उनमें भोला यादव फिर भी कुछ समाजवादी राजनीति से जोड़ते हुए बढ़ाते हुए आए थे, इनके पास कुछ है नहीं। तो सबको ये दिख रहा है, जो नए नेताओं को, जो नफरत की राजनीति करेंगे तो सेंटरिंग नजरों में आएंगे और कुछ मंत्री चमक जाएंगे और कुछ है इस तरीके। लेकिन बिहार के अंदर अभी तक तो चुनाव खुला ही नहीं है दोनों तरफ से। अभी तक एक तरफ से अमित शाह थे जो डैमेज कंट्रोल कर रहे थे। इस पे भी हम बात करते हैं। आप दोनों से इस पे संक्षेप में मैं चाहूंगी। मोदी जी उतर चुके हैं मैदान में। क्या लगता है घुसपैठिया कार्ड कितना वो बोलेंगे और क्या घुसपैठिए पर वोट पाएंगे? पहला एक फास्ट राउंड बताइए। अच्छा, घुसपैठिया तो वो बोलेंगे, देखिए जरूर। जैसे वो कम्युनल कार्ड जो खेलते हैं उसी का एक अंग है घुसपैठिया, तो वो उसे रखेंगे। अब वो कितना काम करता है कितना नहीं घुसपैठिया रखेंगे। मुकुंद आप बताइए। घुसपैठिए तो बड़े नेता ना बोले, अमित शाह ने बोल दिया हम रोक नहीं पाए, जो कि हर जगह नहीं रोक सकते, वो तो बोलेंगे। लेकिन अब उतना बड़ा इशू रहेगा नहीं SIR का बिहार में। जी, मेरा मानना है कि घुसपैठिया रहेगा और इसकी सबसे जीती जागती मिसाल है कि बीजेपी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से जो पोस्टर जारी किया उसमें दिखाया है कि किस तरह से घुसपैठियों की बस को लेकर राहुल और तेजस्वी बिहार आ रहे हैं। दूसरा बहुत अहम मुद्दा, मुकुल आप इस पे बताइए, वोट चोरी कोई मुद्दा है या नहीं है इस समय? वोट चोरी अभी तक तो लग रहा था मुद्दा, पर मुझे लग रहा है कि अब वो पीछे चला गया। अब आ गया है बिहार के विकास का मुद्दा और ये कम्युनल कार्ड। दो चीजें ये महत्वपूर्ण है कि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात कौन कर रहा है। आपका कहना है कि वोट चोरी अभी नहीं है, आपका क्या मानना है? वोट चोरी मुझे लगता है पहले भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था और अभी भी कोई इशू नहीं है। और विपक्ष ने जिस तरह से अपना जो उनको लीड मिलती छोड़ दिया उसको, जो वोट चोरी मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं है? नहीं, बेरोजगारी मुद्दा बहुत है और उसी वजह वोट पड़ेगा मुकुंद बेरोजगारी पे, जाहिर सी बात है पड़ेगा। और तीसरा और आखिरी अहम मुद्दा महिला वोट। आपका क्या मानना है कि महिलाओं का आज की तारीख में महिला वोटर जो बिहार की हैं 3,50,00,000, उनका क्या? लेकिन महिला भी कोई बिल्कुल एक वर्गीकरण नहीं किया जा सकता कि महिला एक वर्ग है। महिलाओं में भी कई वर्ग हैं, पर ये मुझे लगता है कि जो उनके लिए 10,000 रुपया और तमाम जो चीजें योजनाएं वो की गई उसका असर पड़ेगा। मुकुंद आपका क्या मानना है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि उधर से 10,000 रुपए गए हैं और यहां से तेजस्वी ने 30,000 रुपए नौकरी जीविका दीदियों को देने का वादा किया है। 5 लाख रुपए का बीमा, स्वास्थ्य बीमा की भी बात कही है। वो ठीक है, तेजस्वी ने गया, अभी जो मिल गया है उस पर। और नीतीश कुमार ने पिछले 15-20 साल में एक वर्ग पर ध्यान दिया है, महिलाओं पर। लगातार उन्होंने महिला वोट बैंक तैयार किया है, तो एनडीए के लिए प्लस तो है महिला वोटर का उनके पक्ष में। चलिए, तो इसके साथ अब हम चलते हैं। देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि 3,50,00,000 महिला मतदाता। आप एक महिला हैं, आप के तौर पे क्या देखते हैं? नहीं, वही मैं कहने जा रही हूँ कि मुझे तो जो दिखाई दे रहा है कि जो जीविका दीदी को जिस तरह से 30,000 रुपए की नौकरी की बात है और धीरे धीरे जो वीडियोस आ रहे हैं, लोग ग्राउंड से लोग बोल रहे हैं कि 10,000 रुपए लोन के तौर पे दिए गए हैं, तो इसको भी खोलने में, ये जो फ्रॉड है इसे खोलने में विपक्ष कुछ हद तक निश्चित तौर पर सफल हुआ है। और यह अगर बिहार की महिलाएं इस लिहाज से वोट दे देंगी तो बहुत इम्पोर्टेंट, मुझे लगता है बीजेपी अगले चुनाव में सोचेगी कि महिलाओं पर कितना पैसा खर्च करे वो। अब हम चलते हैं अपने दूसरे अहम सवाल की तरफ कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन का राज चल रहा है या मनुवाद का राज चल रहा है। दलितों के ऊपर जो अत्याचार की घटनाएं हैं वह इतनी भयानक होती जा रही हैं कि अब ऐसा ट्रेंड हो रहा है कि दलितों को पेशाब पिलाने से लेकर पेशाब चटाने तक की घटनाएं न्यू नॉर्मल बन रही हैं। और इसी बीच जो विक्टिम हैं उन्हीं के खिलाफ FIR की भी एक नई परिकल्पना शुरू हुई है। इस पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुल सरल। भाषा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं 2025 में हूं। मैंने अपने बचपन में भी ऐसी बर्बरता, इतना जातिवाद नहीं देखा जितना अब हम मॉडर्न सोसाइटी में हम देख रहे हैं। और इसके पूरे पीछे पूरा एक राजनीतिक संरक्षण है, इस वजह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि जब CGI से लेकर अफसर तक अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दलित समाज किसकी तरफ देखे। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा साफ मानना है कि यह तो हिंदू राष्ट्र की झांकी है। मनुवाद किस तरह से जब स्टेट पावर को हासिल करता है तो कैसे दलितों का, पिछड़ों का, महिलाओं का अपमान होता है। यह जो 3-4 घटनाएं पिछले कुछ समय में हुई हैं, चाहे पेशाब चटाना हो
या आईपीएस ऑफिसर पूरन कुमार की जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है जिसमें सुसाइड किया और आज की तारीख में उनकी ही आईएएस पत्नी पर एफआईआर की गई है, यह बहुत क्रूर समाज की तस्वीर है और मुझे लगता है इसे इसी तरह से देखा जाना चाहिए। मुकुंद, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, मुझे लगता है जो अब ये घटनाएं नहीं, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह की आ रही है, तो ये एक तरह का पैटर्न सा बनता जा रहा है। और दूसरा ये इंडिकेशन दिखा रहा है हमारा समाज कहाँ जाता हुआ दिख रहा है और हमारी संस्थान जो बने हैं, सामाजिक संस्थान, वो किस तरह से काम कर रही हैं। और 70 साल के बुजुर्ग को जिस तरह घटना हुई बीमार आदमी के साथ, वो तो बहुत ही विभत्स और भयावह है। मुकुल, जिस तरह से चाहे तो मध्य प्रदेश की घटना हो या फिर उत्तर प्रदेश में लखनऊ से कुछ किलोमीटर दूर काकोरी में घटना हुई जहां एक बुजुर्ग को पेशाब चटाया गया, वहां पर युवक को पेशाब पिलाया गया, यह सारी जो घटनाएं हैं इनमें एक चीज़ बहुत कॉमन है कि यह एक नया नॉर्मल के तौर पे दिखाई देता है। जो करने वाले हैं उनके खिलाफ ना समाज में गुस्सा है और ना ही पुलिस प्रशासन। मतलब एक आईपीएस ऑफिसर लिख कर जाता है कि उसका कास्ट बेस एक्सप्लॉयटेशन किसने किया, डिस्क्रिमिनेशन किसने किया, लिख के गया। मैं यहाँ आईपीएस पूरन कुमार का जिक्र कर रही हूँ, लेकिन आप आज की तारीख में देखिए हेडलाइंस बनती है कि उनकी जो पत्नी है अमननीत, उनके ऊपर एफआईआर होती है क्योंकि एक एएसआई ने सुसाइड किया था और उनका परिवार मानता था। एएसआई ने अमननीत का नाम नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पर जो सुसाइड करने वाले आईपीएस ऑफिसर हैं उन्होंने तो नाम लिया था। लेकिन देखिए, चाहे गवई पर जूता फेंकने वाले हों, वो भी ऐशो आराम की ज़िंदगी कर रहे हैं और यहाँ पर ये तस्वीर। हाँ, ये तो और एक बर्बरता तो चल ही रही थी, पर ये पिछले दिनों से एक नया पैटर्न जो आया है, ये पेशाब वाला। मुझे तो लग रहा है कि पेशाब हमारे दिमागों में घुस गया है। मतलब पेशाब चटवाना, पेशाब पिलवाना, और कहीं और सफाई के लिए भी, उनके लिए पेशाब ही मुझे लगता है सब कुछ हो गया। वो पेशाब, गाय के पेशाब से सफाई भी कर लेते हैं, पेशाब पिलवा भी देते हैं। अजीब जो इस समय आलम में देख रहा हूँ, बहुत ही घिनौना ये एक प्रताड़ना का वो है। और मुझे ये हैरत है कि जो विपक्ष के लीडर हैं या पक्ष के, मोदी जी बहुत बनते हैं दलितों के हितैषी, या फिर हमारी मायावती जी थी, और भी तमाम हैं, अभी चिराग पासवान है, ये सब लोग इसे मुद्दा नहीं बना रहे और ये मुद्दा बनना चाहिए था। और मुझे लगता है कि सीजीआई ने भी जूता वाले में जो माफ़ किया, उससे भी एक नई नज़ीर हुई है, जबकि उसमें एक बड़ा एक्शन होना चाहिए था, तो एक संदेश जाता। तो एक बड़ा ये घृणास्पद काम चल रहा है और उसे पूरा राजनीतिक संरक्षण है। जो आपने कहा था कि मनुवाद, हिंदू राष्ट्र इसकी झांकी है, वो ये सारी ट्रेनिंग वही है और ये चीज़ें बढ़ने वाली हैं। और मुकुल, लेकिन एक जो दुख जिसका जिक्र मुकुल भी कर रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि इसके खिलाफ सिर्फ दलितों को बोलना चाहिए, इसके खिलाफ सारे समाज को बोलना चाहिए, सारे संगठनों को बोलना चाहिए। लेकिन देखिए, एक के बाद एक इस तरह की क्रूरता बढ़ती जा रही है, लेकिन समाज के लिए कोई ना मीडिया के लिए ना ज़्यादा खबर बनती है। खाली यूट्यूबर्स जाते हैं जो थोड़ी बहुत खबर करते हैं, और वहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाई देता है कि गौमूत्र से महाराष्ट्र पुणे में सफाई होती है, 4 मुस्लिम औरतें पढ़ लेती हैं, तो वहाँ पर गाय के मूत्र का दूसरा इस्तेमाल है और यहाँ पर इंसान से इंसान का पेशाब चटवाया जा रहा है। ये एक बड़ी अजीब बात है कि इससे तकलीफ नहीं हो रही समाज को। ये शर्मनाक है, सिर्फ जिनके साथ जो कर रहे हैं उनके लिए नहीं, जो लोग देख रहे हैं, चुप हैं, बोल नहीं रहे हैं और उसको एक तरह नॉर्मल, जैसे आपने बताया, नॉर्मल कर दिया गया है। सबसे खतरनाक बात है, देश के सबसे बड़े राज्य की राजधानी के बिल्कुल पास में हुआ है और वहाँ वो मुख्यमंत्री रहते हैं जिस मुख्यमंत्री का ये इकबाल, जो यहाँ कानून का इकबाल है और कानून का राज है, अपराधी कुछ नहीं कर सकता और बुलडोजर न्याय और सब कुछ वहाँ चल रहा है। चुटकियों में मुसलमानों के घर गिर जाते हैं। और उस राज्य में उस मुख्यमंत्री घर से थोड़े से किलोमीटर दूर पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और मुख्यमंत्री के यहाँ से कोई रिएक्शन नहीं आता, कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिखती है। अब ये सिर्फ एक जगह नहीं हो रहा, इस तरह का पैटर्न बन गया है जो कहीं भी हो रहा है। और समाज में उस समय जब देश में एक राज्य में चुनाव हो रहा हो और उस राज्य में जहां दलित और ओबीसी पिछड़े समाज की राजनीति होती है, उसकी राजनीति करने वाले बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, चाहे मांझी हो, चिराग पासवान हो, कुशवाहा हो, या फिर महागठबंधन में भी बहुत सारे दल जो हैं, चाहे लालू यादव की पार्टी आरजेडी हो, उस समय सब हो रहा है। और कोई, मुझे याद 2015 का चुनाव, मोहन भागवत का एक बयान आरक्षण वाला, पूरा चुनाव उसने पलट दिया था लालू यादव के समय में, और अभी इस पर चर्चा तक नहीं हो रही है। ये तो शर्मनाक है, कोई नहीं कर रहा है। ये बहुत हमारे समाज के लिए घिनौना है। जी, निश्चित तौर पे हमारे समाज के लिए घिनौना है। और अब हम ऐसे ही एक और घिनौने उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। देश का राज्य है असम
और असम की जो पॉलिटिक्स है और उसके जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा, वह दरअसल होड़ लगाते हुए दिखाई देते हैं कि सबसे ज्यादा नफरती मुख्यमंत्री के तौर पर अगर बीजेपी के किसी भी मुख्यमंत्रियों का जो चुनाव होगा उसमें नंबर 1 रहने की उनकी पूरी कवायद चल रही है। और इसी क्रम में जो एआई वीडियो अभी आया है, इससे पहले भी इसी तरह का एक एआई वीडियो आया था और दूसरा वीडियो वो लेकर आए हैं जिसमें दिखाया गया है कि अगर बीजेपी नहीं रहेगी तो किस तरह से असम एक मियां लैंड हो जाएगा। इससे पहले वाला जो वीडियो था, अगर उस समय रोक लग गई होती जिसमें उन्होंने दिखाया था कि किस तरह से कांग्रेस का शासन होगा, तो यह पूरा जिहादी लैंड हो जाएगा। तो ये जो तस्वीर है अपने आप में हैरानी होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन भी है हमारे साथ, देश में कानून का राज भी है, देश में तमाम एजेंसियां भी हैं, लेकिन ज़मीन पर कहीं से भी असम के इस नफरती अभियान को रोकने के लिए कोई मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा है। इस पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुंद। भाषा, जैसे कि आपने कहा, ये बीजेपी और हेमंत बिश्व शर्मा तो इसके चैंपियन है, पूरे देश में घूम घूम के नफरत के एजेंडा करते हैं, अपने राज्य में क्यों नहीं करेंगे, वो कर ही रहे हैं पिछले कई सालों से राजनीति। और ये जो नफरत की राजनीति है बीजेपी के लिए ईंधन की तरह काम करती है। बीजेपी का सबसे बड़ा आज के समय जो कोई एक बेस बना है और इसी से बना है और यही करते हुए यहाँ तक पहुंचे, तो उनको उम्मीद है और आगे ले जाएगा। मुकुल, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, मेरा भी यही मानना है कि बीजेपी वही कर रही है जो वो कर सकती है, जो वो जानती है, जो उसने सीखा है। लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा था, अफसोस यही है कि दूसरी संस्थाएं क्या कर रही हैं, हमारी न्यायपालिका, हमारा चुनाव आयोग, बिहार से लेकर असम तक यही नफरती अभियान और वीडियो चल रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा मानना है कि यह मुद्दा बीजेपी का नहीं है, यह मुद्दा दरअसल देश में कॉन्स्टिट्यूशन के जिंदा रहने का मुद्दा है। और ऐसा नजर आता है कि असम को जिस तरह से नफरत के मॉडल स्टेट के तौर पर पेश किया जा रहा है, उसमें ये बताने की कोशिश है कि दरअसल इस देश में इस नफरती घोड़े को पकड़ने वाला कोई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं है। यानी सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को नेस्तनाबूद करके सिर्फ जो मन आएगा आप कहेंगे, वरना इस तरह के वीडियो पर तो तुरंत ही रोक लगनी चाहिए थी। हम और आप कुछ गलत बोलते हैं, तुरंत यहाँ पर पूरा का पूरा मैकेनिज्म शुरू हो जाता है, सच बोलने पर शुरू हो जाता है। यहाँ नफरत परोस रहे हैं लेकिन कहीं से भी कोई चेक नहीं है। मुकुल, जो दिखाई दे रहा है इस लगातार जो एक पॉलिटिक्स चल रही है, सिर्फ ये एआई वीडियो ही नहीं, हमने देखा हेमंत विश्व शर्मा अभी फिर आए, बहुपत्नी विवाह पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये वही असम है मुकुल जहां पर पिछले 2 महीने से आदिवासी आंदोलन पर हैं। लाखों की संख्या में आदिवासी आते हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वह खबर नहीं है, खबर इस तरफ से है। हाँ, तभी तो ये चीज़ें बढ़ावा भी इसे मिल रहा है, क्योंकि जो मीडिया है, जो कॉरपोरेट मीडिया है, वो इन सब चीज़ों को नहीं दिखाता। आप आदिवासी की बात कर रहे हैं, वो आंदोलित हैं। अभी आपने देखा हेमंत बिश्व शर्मा की हालत वहाँ ख़राब है। पिछले कुछ चुनाव हुए जो लोकल बॉडीज़ के होते हैं, एपेक्स बॉडी के, वहाँ वो हारे हैं। तमाम उनके जो पिछले गठबंधन थे वो टूट रहे हैं, इसलिए वो एक नफरत का उन्हें लग रहा है कि अभी इतने इंजेक्शन से काम नहीं हो रहा, दवाई डोज बढ़ानी पड़ेगी, डबल कर रहे हैं वो डोज, वो चाहे जान ले किसी की, तो वो उस डोज को बढ़ा रहे हैं। जैसे आपने बहुपत्नी कहा, ऐसी वो लव जिहाद पर भी एक बिल लेकर आने वाले हैं विधानसभा सत्र में अगले। तो उनका ये लगातार वो है, और वो तो मुंह खोलते हैं तो यही सब, मतलब यही सब निकलता है उनके मुंह से, अजीब सा ये सब गंध जिसे कहते हैं हम। तो वो होल्ड लगाए हुए हैं कौन उनमें ज़्यादा हो, पर यही यहाँ तो चुनाव आयोग अभी बाद में सक्रिय होगा, यही वहाँ गिरिराज सिंह कर रहे हैं बिहार में, नमक हराम कह रहे हैं, बुरका राग गा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ हमारी न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर रही। आप कैसे ये वीडियो आप कैसे अपलोड कर सकते हो, और कैसे यहाँ तो ट्विटर को एकदम आदेश आ जाता है कि ये हटाओ वो हटाओ, वो जारी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है जब तक कार्रवाई नहीं होगी ना, तो ये सब चीजें चलती रहेंगी, और इन्हें लग रहा है कि इसी से इनकी सत्ता बनी हुई है। लेकिन मुकुंद, दिक्कत ये है कि कार्रवाई कौन करेगा, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? क्योंकि एक चीज जो दिखाई दे रही है, यही असम में कुछ पत्रकारों ने स्टोरी की, और आप देखिए कि किस तरह से उनके खिलाफ एफआईआर होता है और कहीं से भी उनको राहत नहीं मिलती है। वो एक फैक्ट ही बता रहे थे कि क्या किस तरह से ज़मीन दे दी गई और इतनी बड़े पैमाने पे ज़मीन दे दी गई। वो कोर्ट की कार्रवाई को कोर्ट करते हुए स्टोरीज हुई थी, और वहाँ पर चुटकियों में सारा एफआईआर हो जा रही है, सारी अदालतें खामोश बैठकर तमाशा देख रही हैं। तो ये जो नफरती पूरा मशीन चल रही है, इससे फ़ायदा भी तो हो रहा है जो आप कह रहे हैं। वही तो हो रहा है, क्रोनी कैपिटलिज्म यही तो है, सत्ता और पूंजीपतियों का गठजोड़। जिस तरह से वहाँ की सारी ज़मीनें दी जा रही हैं आदिवासी सड़कों पर है। अब गलती तो वो तो जो करना चाहते कर ही रहे हैं,
सवाल है जो दूसरी तरफ लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, जो लोग जिनके खिलाफ बोलना है लड़ना है वो लोग कहाँ पर हैं। अभी असम जैसे, असम में पिछले जैसे कहा ना, हेमंत बिस्व शर्मा की स्थिति खराब है, चाहे आंदोलन हो, चुनाव हार रहे हैं, या जिस तरह से मशहूर गायक जुबिन गर्ग की जिस तरह मौत हुई और संदिग्ध मामला है वो, उससे भी लोगों में गुस्सा है काफ़ी। इन सारे मामलों को दबाने के लिए एक चीज़ होती है जो जहर उगलो और उस पर लोग रिएक्ट करेंगे, और हम जैसे लोग भी बैठ के उन्हीं के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। जबकि अल्टरनेट मुद्दा जो है जिस पर बात होनी चाहिए, मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं करेगा, लेकिन जिन्हें करना है वो भी उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, या करना नहीं चाहते और बहुत जगह तो कर ही नहीं पा रहे, करने की स्थिति नहीं छोड़ी इन्होंने बहुत जगहों पर। तो ये जो मामला हेमंत बिस्व शर्मा के लिए कोई नई बात नहीं है और उसमें कोई चौंकने वाली स्थिति नहीं है। हेमंत बिस्व शर्मा बोलते हैं, जो हेमंत बिस्व शर्मा जिसको लैंड बोलने कांग्रेस आएगी तो ये जिहादी लैंड बन जाएगा, हेमंत बिस्व शर्मा ही तो वो थे जो कांग्रेस शासन में रह के आए, तब तो नहीं बना। उसी सरकार के रहते हुए मंत्री रहे, पूरा जीवन चलाया, इनकी वाइफ बिजनेस करती हैं, बढ़िया व्यापार उनका फल फूल रहा है। इसके बाद इन्होंने बीजेपी जब आई उसी सत्ता में रही, जिहादी लैंड से ही आप जीत के आए, बीजेपी सरकार बनाई, 2 बार आई, और आप उस राज्य के मुख्यमंत्री नहीं, आपके राज्य रहते हुए जिहादी लैंड बन रहा है। तो अब सवाल ये जो घुमा फिरा के एक तरीके जिहादी लैंड भी बनना है उनके राज में, घुसपैठी भी आ रहे हैं उनके राज में, सब कुछ हो रहा है, पता नहीं कैसा राज है। भावनात्मक राजनीति कर रहे हैं, उसको लोग उकसाने की कोशिश, हाँ। भावनात्मक राजनीति कर रहे हैं, उससे उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, जन भावना के एक भड़का के उस पर राजनीति, मुख्य मुद्दों से मुद्दा भटकाने की साजिश है, वही हेमंत बिस्व कर रहे हैं। और बीजेपी पिछले 10-12 सालों में यही करती हुई है, यही उसके कामयाबी का राज, बड़ा राज है, और भी कुछ चीजें हैं लेकिन बड़ा यही है। लेकिन फिलहाल हमें जो साफ लग रहा है कि बीजेपी को जो करना है और हेमंत बिस्व शर्मा को जो करना है या योगी आदित्यनाथ को जो करना है वह तो कर रहे हैं, लेकिन क्या यह माना जाए कि जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा है जिसे इस पर चेक लगाना है, जिसका काम है चेक लगाना, क्या वह भी इसके आगे लमलेट है या घंटी टुनटुना रहा है? यह एक बड़ा सवाल है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।